रेबीज, जिसे हुच्चू नहीं रोगा, लाइसा, हाइड्रोफोबिया, रेज या टोलवुड भी कहा जाता है, एक बहुत ही सीरियस और लगभग हमेशा फेटल डिजीज है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। ये डिजीज सभी वार्म ब्लडेड एनिमल्स और ह्यूमंस को अफेक्ट करती है। इसका कॉजेटिव एजेंट एक रैप्डो वायरस है। इस डिजीज में दो मेन टाइप्स के साइंस देखे जाते हैं, या तो वायलेंट और अग्रेसिव बिहेवियर होता है, या फिर धीरे धीरे डेवलप होने वाली पैरालिसिस। और कई बार दोनों एक साथ भी दिखते हैं। रेबीज शब्द लैटिन वर्ड रेबरे से आया है, जिसका मतलब होता है टू रेज या टू अटैक, जो इस डिजीज में दिखने वाले अग्रेसिव नेचर को क्लियरली एक्सप्लेन करता है। रेबीज वायरस एक आरएनए वायरस होता है। इसके अराउंड एनवेलप होता है और इसका शेप हेलिकल होता है। ये साइज में कंपैरेटिवली बड़ा वायरस होता है, लेकिन बहुत फ्रेजाइल होता है। बॉडी के बाहर ये ज्यादा देर सरवाइव नहीं करता और सनलाइट के कांटेक्ट में आने पर कुछ ही घंटों में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स जैसे 70% अल्कोहल, कार्बोलिक एसिड और आयोडीन से आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेबोरेटरी कंडीशंस में इस वायरस को डेवलपिंग चिक एम्ब्रियोज और टिश्यू कल्चर जैसे हैमस्टर किडनी सेल्स में ग्रो किया जा सकता है। रेबीज वायरस के कई एंटीजेनिक वेरिएंट्स होते हैं। पहले माना जाता था कि रेबीज का सिर्फ एक ही स्ट्रेन होता है, लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्निक्स के बाद कई स्ट्रेन्स आइडेंटिफाई हुए, जैसे फॉक्स स्ट्रेन और बैट स्ट्रेन। कॉमनली दो मेन टाइप्स डिस्क्राइब किए जाते हैं। पहला है स्ट्रीट वायरस, जो नेचुरली फील्ड में एनिमल्स में पाया जाता है। दूसरा है फिक्स्ड वायरस, जो स्ट्रीट वायरस को रैबिट के ब्रेन में बार बार, लगभग 50 या उससे ज्यादा बार पैसेज करके बनाया जाता है। इसे फिक्स्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज स्टेबल हो जाती हैं। स्ट्रीट वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्ग और वेरिएबल होता है। रैबिट्स में 14 टू 20 डेज में डेथ होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स अफेक्ट होते हैं। ब्रेन में यूजुअली नेगरी बॉडीज मिलती हैं और ये मोस्टली फ्यूरियस फॉर्म कॉज करता है। फिक्स्ड वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट और फिक्स्ड होता है। रैबिट्स में लगभग 7 दिन में डेथ होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स अफेक्ट नहीं होते, नेगरी बॉडीज यूजुअली नहीं मिलते और ये मेनली पैरालिटिक फॉर्म कॉज करता है। रेबीज दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में पाई जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कभी रेबीज रिपोर्ट नहीं हुई। इंडिया में रेबीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जूनोटिक डिजीज है। ये डिजीज जनरली बड़े आउटब्रेक्स के फॉर्म में नहीं आती, इसलिए इसे इकोनॉमिक डिजीज नहीं माना जाता, लेकिन ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। इंडिया में हर साल लगभग 30,000 लोग रेबीज से मरते हैं और करीब 5 लाख लोग पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन लेते हैं। वर्ल्ड वाइड हर साल लगभग 50,000 से 70,000 ह्यूमन डेथ्स रेबीज के कारण होती हैं, और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। लगभग सभी वार्म ब्लडेड एनिमल्स रेबीज से अफेक्ट हो सकते हैं, शायद ओपॉसम्स को छोड़कर। एज के हिसाब से ससेप्टिबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। रेबीज यूजुअली फेटल होती है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ह्यूमंस और डॉग्स में नॉन फेटल रेबीज रिपोर्ट हुई है। सिर्फ 3 ह्यूमन केसेस में रिकवरी रिकॉर्ड हुई है, और तीनों में पैरालिटिक फॉर्म था। WHO के अकॉर्डिंग ह्यूमन रेबीज केसेस में लगभग 91% केसेस डॉग्स की वजह से होते हैं। उसके बाद कैट्स, अदर डोमेस्टिक एनिमल्स, बैट्स, फॉक्सेस और बाकी वाइल्ड एनिमल्स आते हैं। कुछ रेयर रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो दिखाती हैं कि डॉग्स में रेबीज हमेशा फेटल नहीं होती। इंडिया में एक केस रिपोर्ट हुआ जिसमें एक डॉग ने कोई क्लिनिकल साइंस दिखाए बिना एक लड़के को बाइट किया और लड़का 44th डे पर रेबीज से मर गया। उस डॉग से वायरस कई सालों तक आइसोलेट होता रहा। एक और एक्सपेरिमेंट में 4 डॉग्स को रेबीज वायरस इंजेक्ट किया गया, जिसमें 2 डॉग्स मर गए और 2 रिकवर हो गए। स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि माइस इन्हेलेशन और कभी-कभी इंजेक्शन से भी इन्फेक्ट हो सकते हैं और ज्यादा फेटल डिजीज डेवलप नहीं होती। इससे ये पॉसिबिलिटी होती है कि रैट्स और माइस रेबीज के कैरियर्स या रेजर्वॉयर्स हो सकते हैं। रेबीज का ट्रांसमिशन मेनली बाइट के थ्रू होता है, क्योंकि वायरस सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस को इन्फेक्शन तब भी हो सकता है जब वो रैबिड एनिमल के माउथ को बेयर हैंड से हैंडल करते हैं और उनके हाथ पर कट्स या अब्रेजन्स होते हैं। रैट्स पर एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया है कि इन्हेलेशन और कुछ हद तक इंजेक्शन से भी ट्रांसमिशन पॉसिबल है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि इन्फेक्टेड काउज से काव्स में मिल्क के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे सकलिंग से हो या रॉ मिल्क पीने से। ह्यूमंस में सबसे कॉमन सोर्स इन्फेक्टेड डॉग्स होते हैं, और बैट से केव्स में इन्हेलेशन के थ्रू ट्रांसमिशन का रिस्क कंप्लीटली रूल आउट नहीं किया जा सकता। डोमेस्टिक एनिमल्स को इन्फेक्शन अक्सर रैबिट डॉग्स या वाइल्ड एनिमल्स जैसे फॉक्सेस, वुल्व्स, स्कंक्स, बैट्स, स्क्विरल्स और स्क्विरल्स से होता है। इंडिया में मोंगूज और बैंडिकूट्स भी ट्रांसमिशन में रोल प्ले करते हैं। बैट्स के 3 टाइप्स होते हैं: इंसेक्ट ईटिंग बैट्स, फ्रूट ईटिंग बैट्स और वैम्पायर बैट्स।
बैट्स में रेबीज वायरस नर्वस सिस्टम को इन्वेड नहीं करता, बल्कि फैटी टिश्यू में रेप्लिकेट करता है। इसलिए बैट्स सिम्टमलेस कैरियर्स के रूप में काम कर सकते हैं। बैट्स के बीच और बैट्स से दूसरे स्पीशीज में स्प्रेड मेनली बाइट्स से होता है और कभी-कभी इन्हेलेशन से भी होता है। रेबीज का इंसिडेंस समर में ज़्यादा होता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ फूड और मेटिंग के लिए ज़्यादा मूव करती है। हर बाइट में रेबीज वायरस होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वायरस क्लिनिकल साइंस शुरू होने के 5 दिन पहले सलाइवा में आ सकता है। बाइट के बाद वायरस बॉडी में वूंड के थ्रू एंटर करता है और कुछ टाइम तक मसल्स और सबक्यूटेनियस टिश्यू में रहता है। फिर ये पेरिफेरल नर्व्स में एंटर करके धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड और फिर ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन में ये एंसेफेलाइटिस कॉज करता है, न्यूरॉन्स और पर्किंजे सेल्स डैमेज होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक नेगरी बॉडीज फॉर्म होती हैं। कैटल में एंसेफेलाइटिस का नंबर 1 कॉज रेबीज है। ब्रेन से वायरस क्रेनियल नर्व्स के थ्रू सलाइवरी ग्लैंड्स में पहुंचता है और वहां रेप्लिकेट करता है, इसलिए सलाइवा इन्फेक्शियस हो जाता है। रीसेंट स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि कैटल में वायरस ओल्फैक्टरी नर्व के थ्रू टेस्ट बर्ड्स और ओरोफैरिंग्स के सेंसरी ऑर्गन्स तक पहुंच सकता है। ब्रेन में कोई ग्रॉस लीजन्स नहीं दिखते, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक चेंजेस प्रेजेंट होते हैं। पैरालिसिस या वायलेंट बिहेवियर का एग्जैक्ट कॉज अभी कंप्लीटली क्लियर नहीं है। पैरालिसिस शायद न्यूरॉन्स के डीजनरेशन और डिस्ट्रक्शन की वजह से होती है, जबकि अग्रेसिव बिहेवियर सीएनएस इरिटेशन की वजह से हो सकता है। एक्सेसिव सलाइवेशन, पिका, अबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर जैसे ऑब्जेक्ट्स या सेम सेक्स एनिमल्स को माउंट करना, ब्लैडर और एनस की पैरालिसिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट को इंडिकेट करती है। रेबीज के दो मेन क्लिनिकल फॉर्म्स होते हैं, पैरालिटिक या माइल्ड फॉर्म और फ्यूरियस या मेनियाकल फॉर्म। इंक्यूबेशन पीरियड बाइट की साइट पर डिपेंड करता है, क्योंकि वायरस को वूंड से ब्रेन तक ट्रैवल करना होता है। ये यूजुअली 3 वीक्स होता है, लेकिन 2 वीक्स से लेकर कई मंथ्स तक वेरी कर सकता है। पैरालिटिक फॉर्म में शुरुआत में फेटलॉक का नकलिंग, हाइंड क्वार्टर्स की वीकनेस और वॉकिंग के टाइम स्वेइंग दिखता है। टेल फ्लैसिड हो जाती है और एक साइड को डिविएट हो जाती है। सेंसेशन कम हो जाता है और टिनेस्मिस दिखता है, जो एनस की पैरालिसिस की वजह से होता है, जिसमें एनस से हवा अंदर बाहर होती रहती है, और ये रेबीज का बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। सलाइवा कंटिन्यूसली ड्रिप होती रहती है। एनिमल वॉइसलेस अटेम्प्ट्स करता है बेलो या यॉन करने का, और पीनिस पैरालिसिस भी हो सकती है। 2-3 दिन में एनिमल रिकम्बेंट हो जाता है और अगले 48 आवर्स में यूजुअली डेथ हो जाती है। इस फॉर्म का टोटल कोर्स लगभग 7 डेज का होता है। फ्यूरियस फॉर्म में एनिमल बहुत अलर्ट होता है और साउंड और मूवमेंट के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है। इसका स्टेयरिंग लुक होता है और आइज ऑब्जेक्ट्स को क्लोजली फॉलो करती हैं। थोड़ी सी प्रोवोकेशन पर भी एनिमल अटैक कर सकता है। कैटल में कंटिन्यूस और रिपीटेड बेलोइंग बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। एनिमल रोप तोड़कर भाग सकता है, दूसरे एनिमल्स या ऑब्जेक्ट्स को बाइट कर सकता है, एक्सेसिव सेक्सुअल एक्साइटमेंट दिखाता है और सेम सेक्स एनिमल्स या ऑब्जेक्ट्स को माउंट करता है। पिका भी दिख सकता है। 24 टू 48 आवर्स के अंदर एनिमल डिप्रेस्ड हो जाता है, कोलैप्स करता है और 1 टू 3 डेज में डेथ हो जाती है। दोनों फॉर्म्स में एनोलेक्सिया कॉमन है, और वाटर इनटेक अफेक्टेड हो भी सकता है और नहीं भी। हाइड्रोफोबिया प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी। एक्सेसिव सलाइवेशन दोनों फॉर्म्स में कॉमन है। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो सकता है या थोड़ा इंक्रीज होकर लगभग 103 टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। बफेलोज में रेबीज यूजुअली वेरी क्लियर या टिपिकल साइंस नहीं दिखाता, इसलिए सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पर डिजीज को पहचानना काफी मुश्किल होता है। शीप में साइंस जनरली दूसरे एनिमल्स जैसे ही होते हैं, लेकिन एक एडिशनल फीचर कभी कभी देखा जा सकता है, जिसमें एनिमल अपनी ही वुल को बहुत जोर से पुल या प्लग करता है। गोट्स में साइंस ज्यादा ऑब्वियस होते हैं, जैसे सडन अटैकिंग बिहेवियर, कंटिन्यूस ब्लीटिंग, एक्सेसिव सलाइवेशन और अपनी ही स्किन को अग्रेसिवली च्यू या बाइट करना। गोट्स में डिजीज का कोर्स यूजुअली शॉर्ट होता है, लगभग 1 टू 5 डेज का होता है, और इन्फेक्शन होने के बाद पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन इफेक्टिव नहीं होती। पिग्स में रेबीज के साइंस में नोज ट्विचिंग, रैपिड च्यूइंग मूवमेंट्स, हैवी सलाइवेशन, बैकवर्ड वॉकिंग और कंटिन्यूअस स्क्वीलिंग शामिल हैं। हॉर्सेज में रेबीज का फ्यूरियस फॉर्म ज्यादा कॉमन होता है, जिसमें ब्लाइंड चार्जिंग, अचानक गिर जाना, ग्राउंड पर रोल करना और अपनी ही स्किन को च्यू या बाइट करना देखा जा सकता है। डॉग्स में लगभग 25% केसेस फ्यूरियस फॉर्म दिखाते हैं, जिसमें टिपिकल अग्रेसिव साइंस क्लियरली नजर आते हैं और कंटिन्यूअस हाउलिंग कॉमन होती है। बाकी 75% केसेस डम या पैरालिटिक फॉर्म के होते हैं। ये फॉर्म बहुत एटिपिकल होता है और डायग्नोसिस को बहुत डिफिकल्ट बना देता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऐसे डॉग्स में रेबीज का सस्पिशन रेज करते हैं।
कोई भी डॉग जिसमें एक्सेसिव सलाइवेशन के साथ लॉस ऑफ एपेटाइट हो, उसमें रेबीज का डाउट होना चाहिए। इसी तरह कोई भी डॉग जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अबनॉर्मैलिटीज दिख रहे हों, उसे भी सस्पेक्ट करना चाहिए। नॉर्मली वेल ट्रेन डॉग्स अपने ओनर के कमांड्स का तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन इस फॉर्म ऑफ रेबीज में या तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते या बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसे डॉग्स जनरली डिप्रेस्ड, वीक, डल और मेंटली विड्रॉन दिखते हैं। ह्यूमन बींग्स में रेबीज के कैरेक्टरिस्टिक साइंस में प्रोफ्यूज सलाइवेशन, मार्क्ड हाइड्रोफोबिया यानी पानी का डर, ग्राइंडिंग या चूइंग मूवमेंट्स ऑफ टीथ, दूसरों को बाइट करने की कोशिश, रोलिंग ऑफ आई बॉल्स और बिहेवियर जो एक मैड डॉग जैसा लगता है शामिल हैं। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में रेबीज में कोई ऑब्वियस ग्रॉस लीजन्स नहीं मिलते, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक या हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस मिलते हैं जो डिजीज प्रोसेस के दौरान ब्रेन में डेवलप होते हैं। डेथ से पहले रेबीज का डायग्नोसिस सिर्फ कुछ केसेस में ही पॉसिबल होता है। जब एनिमल क्लासिकल और टिपिकल साइंस शो करता है, तब एंटीमॉर्टम डायग्नोसिस रिलेटिवली इजी होता है। लेकिन कई केसेस में, स्पेशली अर्ली स्टेजेस में, साइंस क्लियर नहीं होते, जिससे डायग्नोसिस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस में रेबीज को हमेशा सस्पेक्ट करना चाहिए और एनिमल को इमीडिएटली आइसोलेट कर देना चाहिए। अगर सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट ट्राई किया जाता है, तो बहुत एक्सट्रीम कॉशन के साथ प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहनकर और माउथ और सलाइवा के कांटेक्ट से बचते हुए देना चाहिए। ऐसे एनिमल्स को इमीडिएटली यूथेनाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेबीज की कंफर्मेशन के लिए डिजीज का कोर्स कंप्लीट होना जरूरी होता है, जिससे निगरी बॉडीज डेमोन्स्ट्रेट की जा सकें। अगर सस्पेक्टेड आइसोलेटेड एनिमल 10 डेज के अंदर मर जाता है, तो रेबीज लाइकली होता है। अगर एनिमल 10 डेज से ज्यादा सर्वाइव करता है, तो रेबीज की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। क्लिनिकल साइंस के अलावा कुछ और मेथड्स भी एंटीमॉर्टम डायग्नोसिस के लिए ट्राई किए गए हैं। एक मेथड कॉर्नियल इम्प्रिंट टेक्निक है, जिसमें कॉर्निया से इम्प्रिंट लेकर फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट यानी FAT से एग्जामिन किया जाता है। लगभग 20% ह्यूमन रेबीज केसेस इस मेथड से डायग्नोज किए गए हैं। दूसरा मेथड स्किन बायोप्सी टेक्निक है, जिसमें छोटा सा स्किन सैंपल लेकर FAT के थ्रू हेयर फॉलिकल्स में रेबीज वायरस डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन ये दोनों मेथड्स रूटीनली यूज नहीं होते, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट नहीं कर पाते। सलाइवा का एग्जामिनेशन वायरस कल्चर और डिटेक्शन के लिए भी ट्राई किया गया है, लेकिन ये मेथड हाईली रिस्की और इम्प्रैक्टिकल माना जाता है। इन सब लिमिटेशंस की वजह से ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डेथ से पहले रेबीज का कंफर्म डायग्नोसिस यूजुअली पॉसिबल नहीं होता। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस मेनली डेथ के बाद ही किया जाता है, जिसमें निगरी बॉडीज का डिटेक्शन, माउस इनोक्यूलेशन टेस्ट और फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट यानी FAT यूज किए जाते हैं। FAT को रेबीज डायग्नोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। डेथ के बाद रेबीज का डायग्नोसिस ब्रेन में निगरी बॉडीज डेमोन्स्ट्रेट करके किया जाता है। स्कल ओपन करते ही ब्रेन के हिपोकैम्पस, जिसे एमन्स हॉर्न भी कहते हैं, से इंप्रेशन स्मीयर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। इन स्मीयर्स को ड्राइंग से पहले ही स्टेन करना जरूरी होता है, मतलब सिर्फ फ्रेश ब्रेन सैंपल्स ही यूज किए जा सकते हैं। सबसे कॉमनली यूज्ड स्टेन सेलर्स स्टेन होता है। ये स्टेन दो सोल्यूशन से बनता है। सोल्यूशन ए में मिथिलीन ब्लू इन एसीटोन होता है और सोल्यूशन बी में बेसिक फ्यूशन इन एसीटोन होता है। दोनों सॉल्यूशंस को एम्बर कलर्ड बॉटल्स में अलग अलग स्टोर किया जाता है। स्टेनिंग से जस्ट पहले सोल्यूशन ए के दो पार्ट्स को सोल्यूशन बी के एक पार्ट के साथ मिक्स किया जाता है। इंप्रेशन स्मीयर्स को कुछ सेकंड्स के लिए इस स्टेन में डिप किया जाता है, फिर टैप वाटर से वॉश किया जाता है, एयर ड्राई किया जाता है और ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाता है। निगरी बॉडीज राउंड स्ट्रक्चर्स के रूप में दिखते हैं, जिनका साइज लगभग 1 to 27 माइक्रोमीटर्स तक होता है। एक न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म के अंदर 1 to 20 निगरी बॉडीज हो सकते हैं। ये बॉडीज ब्राइट रेड या मेजेंटा कलर की होती हैं, जबकि सराउंडिंग साइटोप्लाज्म पेल ब्लू दिखता है। मद्रास वेटरनरी कॉलेज के साइंटिस्ट्स ने एक मॉडिफाइड वैन गीसन स्टेनिंग मेथड डेवलप किया है, जो यूजफुल पाया गया है। इस मेथड का एडवांटेज ये है कि ये फ्रेश और प्रिजर्व दोनों तरह के ब्रेन सैंपल्स के साथ यूज किया जा सकता है। निगरी बॉडीज का प्रेजेंस रेबीज कंफर्म करता है, लेकिन सिर्फ लगभग 70% रेबीज केसेस में ही ये बॉडीज मिलती हैं। इसलिए अगर निगरी बॉडीज नहीं दिखते, तो रेबीज रूल आउट नहीं होता। ऐसे केसेस में ब्रेन को फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजना जरूरी होता है। ब्रेन को दो हाफ्स में डिवाइड किया जाता है। एक हाफ को 10% फॉर्मेलिन में प्रिजर्व किया जाता है फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन और दूसरे हाफ को 50% ग्लिसरॉल सलाइन में प्रिजर्व किया जाता है, जो ग्लिसरॉल और नॉर्मल सलाइन को इक्वल अमाउंट्स में मिक्स करके बनाया जाता है। ये सैंपल्स वेटरनरी कॉलेज या पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ इंडिया कूनूर भेजे जाते हैं फॉर एडवांस टेस्टिंग।
ग्लिसरॉल सलाइन में प्रिजर्व्ड ब्रेन का यूज माउस इनॉक्यूलेशन टेस्ट के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में ब्रेन टिश्यू को ग्राइंड करके एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है और इसे लेबोरेटरी माइस के ब्रेन में इंजेक्ट किया जाता है। माइस को 7 to 21 डेज तक ऑब्जर्व किया जाता है। अगर माइस रेबीज डेवलप करके मर जाते हैं तो उनके ब्रेन्स को निगरी बॉडीज के लिए एग्जामिन किया जाता है और एफएटी भी किया जाता है। अगर दोनों टेस्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो रेबीज कंफर्म हो जाता है और रिजल्ट कंसर्न्ड वेटेरिनियन को कम्युनिकेट किया जाता है। फॉर्मुलिन में प्रिजर्व ब्रेन का दूसरा हाफ रूटीन हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज के लिए यूज होता है, जिसमें एन्सेफेलाइटिस और निगरी बॉडीज ऑब्जर्व की जा सकती हैं। डॉग्स में हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन्स कॉमनली एग्जामिन किए जाते हैं, जबकि कैटल में सेरिबेलम के पर्किंजे सेल्स को निगरी बॉडीज डिटेक्ट करने के लिए प्रेफर किया जाता है। कभी कभी वेटेरिनियंस को स्कल ओपन करने और ब्रेन सैंपल कलेक्ट करने में डिफिकल्टी होती है और ये प्रोसीजर खुद भी रिस्की होता है, क्योंकि रेबीज वायरस के एक्सपोजर का डेंजर होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेटरनरी कॉलेज चेन्नई के साइंटिस्ट्स ने सेफर टेक्निक्स डेवलप की हैं। ऑक्सीपिटल फोरामेन मेथड में नेक के बैक साइड को कट करके स्कल के बेस पर ओपनिंग एक्सपोज की जाती है और एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन शीथ को क्रेनियल कैविटी के अंदर डीप तक पास किया जाता है। रेट्रोबल्बर मेथड में ट्रोकार और कैन्युला को आई के इनर कॉर्नर से क्रेनियल कैविटी के अंदर पास किया जाता है और फिर शीथ इंसर्ट की जाती है। शीथ को डीप इंसर्ट करने के बाद उसके आउटर एंड को टाइटली स्क्वीज करके विड्रॉ किया जाता है, जिससे ब्रेन टिश्यू शीथ के साथ बाहर आ जाता है। इस सैंपल को स्टेनिंग, हिस्टोपैथोलॉजी, एफएटी और दूसरे टेस्ट्स के लिए यूज किया जा सकता है और इन मेथड्स ने रेबीज डायग्नोसिस में गुड रिजल्ट्स दिखाए हैं। रेबीज डायग्नोसिस के लिए कई सीरोलॉजिकल टेस्ट्स भी यूज किए गए हैं, जैसे एफएटी, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, एलाइसा और रिसेंटली इंडियन रिसर्चर्स द्वारा यूज किया गया इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। कई डिजीजेज रेबीज जैसी लग सकती हैं और डायग्नोसिस के दौरान इन्हें कंसिडर करना चाहिए। लेड पॉइजनिंग ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। लैक्टेशन टेटनी में एक्साइटमेंट दिख सकता है, लेकिन यूजुअली अटैकिंग बिहेवियर नहीं होता। लिस्टीरियोसिस में वन साइडेड फेशियल पैरालिसिस और सर्कलिंग कॉमन होता है। थ्रोम्बोएम्बोलिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, जो एस्ट्रोमोसिस सोमनस से होता है, नर्वस साइंस के साथ हाई फीवर और ब्रेन में हेमोरेजिक एरियाज शो करता है। स्पोरैडिक बोवाइन एन्सेफेलाइटिस, जो क्लेमिडिया सिटाकी से होता है, नर्वस साइंस, हाई फीवर और बॉडी कैविटीज की फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन दिखाता है। बोवाइन किकोसिस के नर्वस फॉर्म में ब्रेथ में कीटोन स्मेल और यूरिन में कीटोन बॉडीज मिलती हैं। डॉग्स में थ्रोट या ईसोफेगस में बोन फंस जाने से चोकिंग हो सकती है, जो रेबीज जैसा लग सकता है और इसे एक्सरे से कंफर्म किया जा सकता है। क्लिनिकल साइंस अपीयर होने के बाद रेबीज का कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। ह्यूमंस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इंटरफेरॉन्स इंजेक्ट करना, एंटीसेरम इंजेक्शन देना और बाइट साइट पर एंटीसेरम अप्लाई करना ट्राई किया गया है, लेकिन रिजल्ट्स डिजीज की सिवियरिटी पर डिपेंड करते हैं, इसलिए प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉग बाइट वुंड्स को तुरंत और थॉरली सोप एंड वाटर से वॉश करना चाहिए और कार्बोलिक एसिड जैसे डिसइंफेक्टेंट्स अप्लाई करने से वुंड साइट पर वायरस लोड को कम किया जा सकता है। रेबीज का प्रिवेंशन और कंट्रोल मेनली अवेयरनेस, एनिमल सोर्सेज के कंट्रोल और प्रॉपर वैक्सीनेशन पर डिपेंड करता है। पब्लिक एजुकेशन रेबीज प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोगों को डिजीज, उसके डेंजर और प्रिवेंशन के मेथड्स के बारे में एग्जिबिशंस, रेडियो टॉक्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स, पोस्टर्स और कम्युनिटी कैंपेन्स के थ्रू अवेयर करना चाहिए। जब लोग समझ जाते हैं कि रेबीज कैसे फैलता है और ये कितनी फेटल डिजीज है, तब वो एनिमल बाइट के बाद टाइमली वैक्सीनेशन लेने और कंट्रोल मेजर्स को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा रेडी होते हैं। स्ट्रे डॉग्स रेबीज के स्प्रेड में मेजर रोल प्ले करते हैं। ज्यादातर स्ट्रे डॉग्स के कोई ओनर्स नहीं होते। ये बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं और इनकी पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज होती है। ये डॉग्स यूजुअली रेबीज के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड नहीं होते और फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इनमें से कई डॉग्स फॉरेस्ट एरियाज में भी चले जाते हैं, जहां उन्हें फॉक्सेस जैसे वाइल्ड एनिमल्स का बाइट लग सकता है। इन्फेक्शन होने के बाद ये डॉग्स वापस विलेजेस और टाउन्स में आकर डोमेस्टिक एनिमल्स और ह्यूमंस को बाइट करते हैं, जिससे वायरस इजीली स्प्रेड होता है। इन सब रीजंस की वजह से स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को एलिमिनेट करना या कम से कम रिड्यूस करना रेबीज कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबे समय तक कई स्टेट्स में स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर यूथनाइज करना कॉमन प्रैक्टिस था, लेकिन एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके खिलाफ स्ट्रांग ऑब्जेक्शंस रेज किए और क्रूएल्टी के कंसर्न्स की वजह से अथॉरिटीज इस मेथड को फॉलो करने में हेजिटेंट हो गईं। रिसेंटली बैंगलोर जैसे कुछ प्लेसेस में कोर्ट्स ने स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर इस मेथड को फिर से अलाउ किया है। एक और वाइडली फॉलोड मेथड एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है। इस अप्रोच में स्ट्रे डॉग्स को कैच करके सर्जिकली स्टेरिलाइज किया जाता है, मेल्स में कैस्ट्रेशन और फीमेल्स में स्पेइंग, ताकि उनकी पॉपुलेशन ग्रेजुअली रिड्यूस हो।
कुछ एरियाज में स्ट्रे मेल डॉग्स को तालसुर नाम की ड्रग भी दी जाती है, जिसमें माइकोबैक्टीरियम वैक्यूम होता है। ये ड्रग डायरेक्टली टेस्टीज या एपिडिडाइमिस में इंजेक्ट की जाती है, जिससे केमिकल स्टेरिलाइजेशन अचीव होता है। डॉग्स का कंपलसरी वैक्सीनेशन रेबीज प्रिवेंशन का एक सबसे इफेक्टिव मेथड है। कई फॉरेन कंट्रीज में डॉग्स का वैक्सीनेशन स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाता है, लेकिन इंडिया में ये प्रैक्टिस यूनिफॉर्मली फॉलो नहीं होती। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण रेबीज केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एनिमल्स के लिए कई टाइप्स के रेबीज वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक पुराना एंटी रेबीज प्री एक्सपोजर वैक्सीन है जो शीप ब्रेन से प्रिपेयर किया जाता है। ये किल्ड वैक्सीन होता है। शीप को रेबीज से इन्फेक्ट किया जाता है और जब उनमें डिजीज डेवलप हो जाती है तब उनके ब्रेन्स कलेक्ट करके प्रोसेस किए जाते हैं और फिनॉल से इनएक्टिवेट किया जाता है। इस वैक्सीन में शीप ब्रेन टिश्यू का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है और इसे डॉग्स और कैट्स में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। फर्स्ट डोज 6 मंथ्स की एज में दी जाती है और इम्यूनिटी सिर्फ लगभग 6 मंथ्स तक रहती है, इसलिए इसे साल में 2 बार रिपीट करना पड़ता है। ये वैक्सीन सिर्फ उन एनिमल्स में यूज होता है जिन्हें बाइट नहीं लगा होता, इसलिए इसे प्री एक्सपोजर वैक्सीन कहा जाता है। इसी तरह का एक शीप ब्रेन वैक्सीन पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन के रूप में भी यूज होता है, लेकिन इसमें ब्रेन टिश्यू का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। ये वैक्सीन उन एनिमल्स को दिया जाता है जिन्हें रैबिड एनिमल ने बाइट किया हो। इसे सभी डोमेस्टिक एनिमल्स में यूज किया जा सकता है और डोज स्पीशीज और बॉडी साइज के अकॉर्डिंग वेरी करती है। ये वैक्सीन 7 to 14 डेज तक डेली दिया जाता है। शीप ब्रेन वैक्सीन्स का यूज कई सालों तक एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में किया गया, लेकिन सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से अब ये ज्यादातर कंट्रीज में बैंड है। इन वैक्सीन्स के बाद एक इंपॉर्टेंट एडवर्स रिएक्शन कुछ डॉग्स में हिंड लिम्स की वीकनेस या पैरालिसिस के रूप में देखा गया है। ये नर्व कवरिंग जिसे डीमाइलिनेशन कहते हैं के डैमेज की वजह से होता है। ऐसे केसेस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीहिस्टामीन से ट्रीटमेंट किया जाता है और रिकवरी पार्शियल या कंप्लीट हो सकती है। आजकल सेल कल्चर से प्रिपेयर्ड मॉडर्न वैक्सीन्स को प्रेफर किया जाता है। इनमें से एक इनएक्टिवेटेड रेबीज वैक्सीन है जो बेबी हैमस्टर किडनी सेल लाइंस का यूज करके बनाया जाता है। ये वैक्सीन सेफ है और अच्छी पोटेंसी रखता है। प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर दोनों वैक्सीनेशन के लिए सभी डोमेस्टिक एनिमल्स और एज ग्रुप्स में सेम डोज यूज होती है। प्रिवेंशन के लिए फर्स्ट डोज 3 मंथ्स की एज पर दी जाती है, फिर 1 मंथ बाद बूस्टर डोज और उसके बाद ईयरली वैक्सीनेशन होती है। पोस्ट एक्सपोजर केसेस में बाइट के बाद स्पेसिफिक डेज पर डोजेस दी जाती हैं। अगर कोई एडवर्स रिएक्शन होता है तो उसे एड्रेनालिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड से मैनेज किया जाता है। दूसरे वैक्सीन्स में एग पैसेज वैक्सीन्स शामिल हैं, जिसमें रेबीज वायरस को डेवलपिंग चिकन एम्ब्रियोज में रिपीटेडली ग्रो करके वीकन किया जाता है। हाई एग पैसेज वैक्सीन्स मेनली कैटल और कैट्स में यूज होते हैं, जबकि लो एग पैसेज वैक्सीन्स जैसे फ्लरी स्ट्रेन सिर्फ डॉग्स में यूज होते हैं और लगभग 3 इयर्स तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कुछ कमर्शियल इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स जो बीटा प्रोपाइलैक्टोन जैसे केमिकल से ट्रीट किए जाते हैं, सिंगल डोज प्रिपरेशंस के रूप में अवेलेबल हैं और इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस रूट से दिए जाते हैं। पेंटाडॉग जैसे कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स पहले अवेलेबल थे, जो डॉग्स को रेबीज के साथ साथ कई और वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन आजकल ये वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं हैं। एक और वाइडली यूज्ड वैक्सीन रेबिसिन है, जो एक इनएक्टिवेटेड सेल कल्चर वैक्सीन है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पर एब्जॉर्ब्ड होता है। ये वैक्सीन सभी एनिमल स्पीशीज, ब्रीड्स और एज ग्रुप्स में सेफली यूज किया जा सकता है। ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देता है और डिफाइंड शेड्यूल के साथ प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर दोनों सिचुएशंस में यूज हो सकता है। रक्षाराब, जो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, एक और इम्पॉर्टेंट सेल कल्चर वैक्सीन है जिसमें अच्छी पोटेंसी होती है। ये प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर दोनों सिचुएशंस में यूज होता है, लगभग 2 इयर्स तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और WHO के रेकमेंडेड शेड्यूल्स फॉलो करता है। कई वैक्सीन्स में पोस्ट एक्सपोजर शेड्यूल 6 डोजेस का होता है, लेकिन WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लास्ट डोज ऑप्शनल होती है। ह्यूमंस के लिए भी टाइम के साथ कई वैक्सीन्स यूज किए गए हैं। पुराना शीप ब्रेन वैक्सीन पहले पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट के रूप में यूज होता था, लेकिन इससे पेनफुल स्वेलिंग्स, फीवर, इचिंग और रेयर केसेस में नर्व माइलिन डैमेज की वजह से पैरालिसिस होता था। इन सीरियस साइड इफेक्ट्स की वजह से ये वैक्सीन ज्यादातर कंट्रीज में बैन कर दिया गया। इसके बाद सेफर ऑल्टरनेटिव्स डेवलप किए गए, जैसे सकलिंग माउस ब्रेन से प्रिपेयर्ड वैक्सीन्स, जिसमें माइलिन बहुत कम होता है और इसलिए नर्व रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं। इसके बाद डक एम्ब्रियो वैक्सीन्स और मॉडर्न सेल कल्चर वैक्सीन्स आए। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन्स और मंकी किडनी सेल से प्रोड्यूस वैक्सीन्स आजकल कॉमनली यूज होते हैं और बहुत सेफ हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव हैं।
राबीपुर एक और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो चिकन एम्ब्रियोज से प्रिपेयर किया जाता है और वाइडली यूज होता है। इन मॉडर्न वैक्सीन्स के इफेक्टिव होने के बावजूद कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, जैसे ओकेजनल वैक्सीनेशन फेलियर, कुछ इंडिविजुअल्स में एलर्जिक रिएक्शंस और हाई कॉस्ट जो पुअर पीपल के लिए इन्हें अनअफोर्डेबल बना देता है। कॉस्ट कम करने के लिए इंट्राडर्मल वैक्सीनेशन यूजिंग वेरी स्मॉल डोजेस ट्राई किया गया है, लेकिन इस मेथड की अपनी लिमिटेशंस हैं, जैसे लोअर प्रोटेक्शन और ओपन वैक्सीन वायल्स के यूज में प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। रीसेंट रिसर्च एडवांस्ड वैक्सीन्स पर फोकस कर रही है। स्टडीज ने दिखाया है कि रेबीज वायरस का जी प्रोटीन मेन प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है। इस प्रोटीन को यूज करके रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स डेवलप किए गए हैं जो बैक्टीरिया, इंसेक्ट सेल्स और हत्ता की एडिबल प्लांट्स के थ्रू बनाए गए हैं। लेकिन सफिशिएंट क्वांटिटी में एंटीजन प्रोड्यूस करना अभी भी एक चैलेंज है। साथ ही रिकॉम्बिनेंट एंड प्रोटीन और न्यूरोब्लास्टोमा सेल लाइंस यूज करने वाली वैक्सीन्स पर भी काम चल रहा है, जो फ्यूचर में कई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। वाइल्ड लाइफ में रेबीज कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉक्सेस जैसे एनिमल्स में। कुछ कंट्रीज में फॉक्सेस को वैक्सीनेट करने के लिए एडिबल बेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिनमें लाइव अटेन्यूएटेड रेबीज वैक्सीन होता है। ये बेट्स फॉरेस्ट एरियाज में हवा से ड्रॉप किए जाते हैं जहां फॉक्सेस रहते हैं। इस मेथड ने वाइल्ड एनिमल्स में रेबीज को रिड्यूस करने में सक्सेस दिखाई है और इनडायरेक्टली डोमेस्टिक एनिमल्स और ह्यूमंस को भी प्रोटेक्ट किया है।